नमस्कार, मैं स्मिता मिश्रा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल में। फ्रेंड, आज मैं यहां पे आप सभी के लिए यूजीसी नेट जेआरएफ जैसे मेरे हिंदी साहित्य का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर किया था, वैसे ही बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा है कि मैम आप हमारे लिए फर्स्ट पेपर की क्लास भी चलाइए। तो मैं यहाँ पे देखिए एडू क्लासेस पे चलाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी की ही क्लासेस आते हैं, और इस चैनल से हम जो है आप लोगों के लिए फ़र्स्ट पेपर की क्लासेस अब जो है आप लोगों को उपलब्ध कराएंगे। तो ये आपकी 10 से 12 मिनट की क्लास बनेगी, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं बनेगी, और इसमें मैं आपको नेट जेआरएफ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सभी प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए। चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, न्यू चैनल है, आप लोग इससे सपोर्ट कर सकते हैं। पहले क्लासेस देखिए, उसके बाद में आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड, तो चलिए सबसे पहले हमें क्या जानना है कि बहुत सारे स्टूडेंट, जैसे हम ये धारणा बना लेते हैं, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं न्यू जुड़ते हैं तो उनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी जानकारी देती हूँ कि कैसे करते हैं हम यूजीसी नेट जेआरएफ। तो स्टूडेंट, आप यूजी कर रहे हैं तो आपको पीजी करना है नेट जेआरएफ करने के लिए। ठीक है, पीजी करने के बाद पीजी जिस सब्जेक्ट में आप करते हैं उसमें लगभग आपके अच्छे खासे मार्क्स होने चाहिए, मतलब 55% से ऊपर ही आपके मार्क्स होने चाहिए। जितना अच्छा स्कोर कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा, लेकिन 55% से ज़्यादा होना चाहिए जनरल के लिए, और ओबीसी एससी एसटी जो हैं उनके लिए 50% होना चाहिए पीजी में, आपके एमए में। ठीक है, जो आपका स्नातकोत्तर आप जिसे कहते हैं उसमें। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्लियर कितना परसेंटेज होना चाहिए। नेट जेआरएफ क्या है अब हम आपको बता दें कि नेट जेआरएफ जो है यूजीसी नेट जेआरएफ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। जब आप इसको क्लियर करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता प्राप्त करते हैं ऑल इंडिया में, नेशनल। ठीक है, नेशनल राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा किसी भी डिग्री कॉलेज में जाके आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे कि इसके लिए क्या ज़रूरत है, इसके लिए तो हमारे यहाँ पे पीजी जो क्वालिफाई करे हैं वो भी पढ़ा सकते हैं, है ना। लेकिन यह एक विशेष पात्रता है जिसके माध्यम से जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं उनके लिए आप एलिजिबल होते हैं। ठीक है, साधारण तरीके से तो आप पीजी करके भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है जिसकी लगभग 1-1.5 लाख सैलरी होती है, उसके लिए आपके पास नेट होना चाहिए और साथ ही पीएचडी होना चाहिए। पीएचडी है तो नेट भी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बताएंगे कि जेआरएफ क्या है। नेट जो आप करते हैं इसी में कट ऑफ बनती है आपकी, अलग अलग जो कैंडिडेट होते हैं अलग अलग कैटेगरी होती हैं। तो जनरल जो है उनका, जो जनरल है उनका लगभग 70% हो जाना चाहिए। वैसे तो अलग अलग मैं सभी सब्जेक्ट का जोड़ के बता रही हूँ, किसी एक सब्जेक्ट के लिए नहीं बता रही हूँ, सभी सब्जेक्ट के को जोड़ के बता रही हूँ कि लगभग आप अगर 70% कर लेते हैं तो कोई भी कट ऑफ जाए उसे कोई मतलब नहीं है। 70% अगर आप कर लेते हैं तो आपका जेआरएफ हो जाएगा। ठीक है, और 60% अगर आपका हो जाता है तो नेट हो जाएगा, किसी भी कैटेगरी के हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हैं। ये क्लियर हुआ। ये आपका यहाँ पे ये आपका जेआरएफ जो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट जो है ऑल टाइम के लिए हो जाता है, जेआरएफ आपका 2 साल के लिए, अभी 1 साल और दे दिया गया है तो 3 साल के लिए आपका जेआरएफ होता है। वो भी ये जेआरएफ कब मिलता है, जब आप एमफिल या पीएचडी करते हैं तब ये आपको स्कॉलरशिप मिलती है। बाकी इसका सिर्फ ये आपके पास एक अवार्ड हो जाता है, एक उपाधि हो जाती है। अगर आप इससे पीएचडी या एमफिल नहीं करेंगे तो आपसे यहाँ से कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट, ये क्लियर हुआ। अब आपको उम्मीद करती हूँ आप लोग इसका अंतर जो है वो भी जान गए होंगे कि नेट जेआरएफ में अंतर क्या होता है। कि ये साधारण आपने क्वालिफाई कर लिया, यहाँ पे अच्छे मार्क्स जो आपके आते हैं, जैसे टॉपर कोई होता है तो उसको उपाधि मिलती है, तो वही इसमें जो अच्छे मार्क्स आते हैं वही एक उपाधि इसमें दी जाती है जेआरएफ की। और जेआरएफ की जो स्कॉलरशिप है वो आप जब एमफिल करते हैं, जब पीएचडी करते हैं तब मिलती है। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया आपका नेट और जेआरएफ का। अभी मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगी और बुक्स भी बताऊंगी। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया। अब मैं आपको ले चलती हूँ किस तरफ। देखिए, मैंने ये भी बता दिया पीजी करके कितने परसेंटेज होने चाहिए तब आप नेट जेआरएफ कर सकते हैं, नेट कितने पर होता है, जेआरएफ कितने पर होता है। अब आइए देखिए,
नेट जेआरएफ का जो एग्ज़ाम होता है, फर्स्ट पेपर होता है एक, तो एक सेकेंड पेपर होता है। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकेंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का होता है ये सभी के लिए समान होता है। और ये जो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, A to Z, जियोग्राफी हो, एजुकेशन हो, ठीक है, आपका हिंदी हो, कोई भी हो, उसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 मार्क्स का होता है। ये आपका 100 मार्क्स का होता है। तो ये 300 नंबर का आपका कुल मिला के एग्ज़ाम होता है और 3 घंटे का होता है। ठीक है, 3 घंटे का। ये इसमें 1 घंटा दिया जाता है, इसमें 2 घंटे दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो आपका फर्स्ट है और सेकंड है, इसमें भी आपके 10 यूनिट लगी हैं, इसमें भी आपकी 10 यूनिट लगी है। कोई भी सब्जेक्ट हो 10 यूनिट ही आपकी होंगी। इससे 10 यूनिट से 10 क्वेश्चन एवरी यूनिट से पूछे जाते हैं। इसमें एवरी यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 50 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे कोई भी कैटेगरी हो, 50 में 20 क्वेश्चन अगर राइट कर लेते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप अच्छे मार्क्स लाए हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा कितना भी कर लीजिए, 40 कर लीजिए, 50 में 25 कर लीजिए, 30 कर लीजिए, लेकिन 20 क्वेश्चन आपके राइट होने ही चाहिए 50 में। यहाँ पे लगभग आपको 60 क्वेश्चन सही कर ही लेने हैं, किसी भी कैटेगरी में है, लेकिन 60 क्वेश्चन सही कर ही लेने हैं। अगर इतना आप कर लेते हैं, 60 से ज़्यादा ही होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि अगर आप जनरल में हैं तो लगभग आपको यहाँ पे 65 क्वेश्चन सही करने चाहिए 100 में, तब जाके आप नेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो क्लियर हुआ ये भी। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ, सब्जेक्ट को छोड़ रही हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा हिंदी साहित्य है, तो मैं वहाँ एडू क्लासेस पे आपको पढ़ा रही हूँ फर्स्ट सेकेंड पेपर। मैं यहाँ पे फर्स्ट पेपर की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं जब फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट हैं और एवरी यूनिट से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इससे तो लगता है कि सभी यूनिट हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। लेकिन फ्रेंड 50 में 50 क्वेश्चन कोई भी सही नहीं करता है, चाहे टॉपर हो वो भी 50 में 50 क्वेश्चन नहीं करता है। तो आपको क्या करना है कि लगभग 6 से 7 यूनिट उठा लेनी है, उन पे ज़्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, वो कौन कौन सी यूनिट होंगी वो मैं आपको बता दूंगी। देखिए, हम जब हायर में आते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको मैथ और रीजनिंग बहुत कम आता है। अगर मैथ और रीजनिंग ही अच्छा होता तो वो बैंक में या कहीं भी अच्छा कर सकते थे, लेकिन उनकी मैथ और रीजनिंग अच्छी नहीं है तो उन्हें डर लगता है। वैसे इसमें बहुत टफ मैथ और रीजनिंग नहीं पूछी जाती है, बहुत ही आसान रीजनिंग और मैथ पूछी जाती है। तो आप चाहें तो उसकी तैयारी कर सकते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। ठीक है, ये सारा डिटेल्स इसमें बता दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी तैयारी कैसे करनी है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस जो है, अभी भी टाइम है, अभी भी आप अपना सिलेबस जो है हार्ड कॉपी निकलवा लीजिए, या फिर आपके पास बुक होगी तो उसमें पूरा आपका सिलेबस दिया होगा। तो 10 यूनिट जो है सभी को बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। 10 यूनिट कौन कौन सी है मैं यहाँ पे आपको ज़रूर बताऊँगी। फिर आपको क्या करना है, देखिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप निकलवा लीजिए लगभग 10 साल के। 10 साल के नहीं निकलवा सकते हैं तो 10 तो निकलवा सकते हैं। ठीक है, 10 साल के नहीं निकाल सकते हैं तो 10 तो निकाल सकते हैं। अब आपकी यूनिट कौन कौन सी हैं, देखिए 10 जो आपने 10 ईयर के, ठीक है, 10 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर निकाले हैं उनमें आपको क्या करना है। अब यूनिट में बता देती हूँ कि इसमें कौन कौन सी यूनिट हैं। देखिए, पहली यूनिट जो है आपकी फर्स्ट यूनिट, वो है शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, शिक्षण अभिवृत्ति भी कहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। फिर दूसरी यूनिट आपकी है कौन सी, शोध अभिवृत्ति। ठीक है, तीसरी यूनिट कौन सी है, बोध जो आपका अवतरण दिया जाता है, गद्यांश दिया जाता है, उसको इसमें बोध दिया गया है। फिर आपकी चौथी कौन सी है, संप्रेषण, जिसे हम कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, संचार भी कह सकते हैं। पांचवी कौन सी है, पांचवी आपकी गणितीय तर्क और अभिवृत्ति है, जिसमें आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपकी छठी कौन सी है, छठी यूनिट जो है आपकी युक्त तर्क, जो आपका रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। सातवीं यूनिट कौन सी है, आंकड़े की व्याख्या, जिसमें पाई चार्ट दिए जाते हैं आपके। ठीक है, जो DI कहेंगे आप जिसको, सातवीं में। आठवीं यूनिट कौन सी है, आठवीं यूनिट है आपकी सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT। ठीक है, जिसमें आपका कंप्यूटर से रिलेटेड जो है जानकारी आपको पढ़ना है। ठीक है, मैं सभी के बारे में अभी आपको बताऊंगी। फिर आपका है एनवायरनमेंट, 9वीं यूनिट है एनवायरनमेंट, जिसमें क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगी। फिर आपकी 10वीं जो यूनिट है वो कौन सी है, 10वीं यूनिट जो है आपकी
उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन, जिसमें आपको अभी से जैसे प्राचीन काल से और अभी तक की जो शिक्षा पद्धति है उसके बारे में पढ़ना है, हायर एजुकेशन की भी और प्राइमरी लेवल की एजुकेशन कैसी रही है वो सभी आपको पढ़ना है। तो ये कुल मिला के 10 यूनिट आपकी हो गई हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ कराऊंगी धीरे धीरे। ठीक है, और कोशिश रहेगी कि आपको अच्छा जो है मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। आज फर्स्ट क्लास है ये हमारी, तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आप लोग जो है इसे कंटिन्यू चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ, बताती हूँ। देखिए 10 मिनट की क्लास हुई है, इसके बारे में इतनी सारी जानकारी हमने ली है। अब आपको अगर आप 3 यूनिट छोड़ देते हैं, कौन सी? तरकीब वाली जो आपकी मैथ की है, रीजनिंग की है और DI वाली, 3 यूनिट छोड़ देते हैं तब भी आपकी 7 यूनिट बचती हैं। 7 यूनिट मतलब 35 क्वेश्चन। ठीक है, 35 क्वेश्चन। अब इन 35 क्वेश्चन के लिए आपको कौन सी यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है और वो 3 जो यूनिट छोड़ी है उनको कहाँ से तैयार करना है, इसके बारे में आपको बताऊंगी। देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या पढ़ना है मैं बताती हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको पढ़ना है कि शिक्षण की अवधारणाएं क्या हैं, उद्देश्य क्या है, शिक्षण का स्तर क्या है, जैसे स्मार्ट शक्ति, समझ और विचारात्मक। न्यू पैटर्न पे बता रही हूँ। विशेषताएं क्या हैं, मूल अपेक्षाएं क्या हैं, शिक्षार्थी की विशेषताएं क्या हैं, किशोर वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं क्या हैं, भावनात्मक और संज्ञानात्मक और व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षण प्रभाव क्या है, शिक्षण के फैक्ट क्या हैं, उच्चतम अधिगम संस्था में शिक्षण की पद्धति क्या है, जैसे जो ऑफलाइन बनाओ ऑनलाइन पद्धतियां हैं उनके बारे में पढ़ना है, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मुक्स है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही। फिर आता है शिक्षण सहायक प्रणाली क्या है, मतलब शिक्षक सहायक चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, आप पढ़ेंगे तो आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए ऑनलाइन में या ऑफलाइन में। उसके बाद में लास्ट में मूल्यांकन, इकाई 1 में इतना आपको पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके पास कोई एक बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो बहुत सारे यूट्यूबर पढ़ा रहे हैं या फिर गूगल से भी आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ तो मटेरियल आपके पास होना चाहिए, चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। फिर दूसरी जो है आपकी शोध आवृत्ति, उसमें शोध, उसका अर्थ, प्रकार, विशेषताएँ, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। शोध पद्धतियाँ क्या हैं, शोध के चरण क्या हैं, शोध प्रबंधन एवं आलेख कैसे लिखे जाते हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, और शोध में ICT का कैसे प्रयोग होता है इसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। शोध नैतिकता भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपकी दूसरी यूनिट है। ठीक है, तीसरी यूनिट जो है आपकी बोध वाला, उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना है। कहीं जो आपका न्यूज़पेपर है उसमें जो पैराग्राफ दिया होता है उसको पढ़िए, उसमें कैसे सवाल जैसे पूछा जाता है ना, कुछ ऐसे पैराग्राफ दिए होते हैं उनमें कुछ आपकी क्या राय रहेगी ऐसा करके दिया होता है, तो आप उसको अपने से जोड़िए। लेकिन इसके लिए अभ्यास आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, तब आप इसमें जो कभी 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अभी आप इसके 10 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है जो 4 संप्रेषण। संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, संप्रेषण का मामूली अर्थ है आपका कम्युनिकेशन, कैसा कम्युनिकेशन स्तर होना चाहिए आपका, आपकी बात को कैसे लोग समझ सकते हैं, है ना। प्रकार क्या हो सकता है कम्युनिकेशन का, उसके लक्षण क्या होंगे, प्रभावी संप्रेषण कैसे होता है, प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं कौन सी आ सकती हैं। जैसे अभी मैं क्लास बना रही हूँ, ठीक है, तो हो सकता है कहीं से कोई आवाज़ आने लगे, है ना, या फिर आपके मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाए, तो ये बाधाएं हो सकती हैं, लेकिन अलग अलग स्तर पर। ठीक है, जन मीडिया एवं समाज, मीडिया से आप क्या लाभ ले सकते हैं, समाज को मीडिया से क्या हानि है, क्या लाभ है, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी 4 नंबर पर। फिर आपका आता है 5 नंबर। 5 नंबर मैंने आपको बताया था मैथ से, उसमें आपका आएगा समय और दूरी और आपके एज के क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, ब्याज और छूट आएगा, एवरेज वाले क्वेश्चन आएंगे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन आएंगे। इसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं जो आप सिंपल बेसिक से तैयार कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। ठीक है, फिर आता है आपका युक्तियुक्त संगत, इसी इकाई 6 में, तो उसमें आपका यही है कि जो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, अलग से बैन आरेख वगैरह बताए जाते हैं तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, अब आपकी आती है 7वीं यूनिट। 7वीं यूनिट मैंने आपको बताया था DI का आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें जो DI पूछी गई है उनसे आप देख लीजिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वही इसमें आएगा आपका एज का, परसेंटेज का और
एवरेज का, ये क्वेश्चन इसी तरीके से इसमें बनते हैं। फिर 8वीं मैंने बताया था, तो 8वीं में आपको सूचना और संचार प्रौद्योगिकी जो है ICT, तो इसमें ICT सामान्य संक्षिप्तियाँ जैसे CPU है, रैम है, रोम है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए और बाकी बहुत सारी शब्दावली हैं। इंटरनेट क्या है, इंट्रानेट क्या है, ईमेल क्या है, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें क्या है। जैसे अभी कोरोना टाइम में बहुत सारे कॉन्फ्रेंस हुए हैं, बहुत सारे सेमिनार हुए हैं ऑनलाइन, तो इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल क्या है, ICT और सुशासन क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए 8वीं नंबर में। फिर आपकी 9वीं जो है इन्वायरमेंट, इसमें क्या है आपका लोग, विकास और पर्यावरण, मतलब लोगों के बारे में भी जानना है और विकास के बारे में भी जानना है और पर्यावरण के बारे में भी जानना है। विकास और पर्यावरण में मिलेनियम विकास और संपोषणीय विकास का लक्ष्य, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनता ही है, ठीक है। उसके बाद में जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। पर्यावरण के जो अधिनियम हैं उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। प्राकृतिक जोखिम जो आपदाएं आती हैं उनके बारे में, जैसे सूखा है, बाढ़ है, इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन जो हुए हैं, जैव विविधता सम्मेलन हुए हैं, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय और संधि, ये सभी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी। अब आती है आपकी 10वीं यूनिट, लास्ट यूनिट मैंने आपको बताया है। इसमें आपको उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा क्या रही है, उच्च शिक्षा प्रणाली, हायर एजुकेशन में स्वतंत्रता के बाद और भारत में उच्च अधिगम और शोध के उद्गम क्या रहे हैं, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम क्या रहा है, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा कैसी रही है, मूल्य शिक्षा कैसी रही है और पर्यावरण परक शिक्षा कैसी है, नीतियाँ कैसी हैं, सुशासन और राजनीति और प्रशासन कैसा है। तो मैंने सभी आपको ओरल तरीके से बता दिया। देखिए फ्रेंड, लिखा हुआ आप पढ़ते हैं वो आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, उससे आप पढ़ाई करते हैं, समझते हैं, लेकिन जब आपको ओरल तरीके से कोई बताता है, कोई शब्दों से बताता है, तो वो चीज़ें ज़्यादा आपको ध्यान रहती हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। बुक्स के पढ़े हुए को वो इस तरीके से लिखेंगे कि आपने अगर किसी से डिस्कशन किया होगा, उसके माध्यम से जो शब्दों को समझा होगा, तभी आप एग्ज़ाम को इसमें अच्छा दे सकते हैं, अपना जो है स्कोर अच्छा कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है 50 क्वेश्चन है, इसमें लगभग आपका स्कोर होना चाहिए 35, ठीक है, 35 प्लस। और हमारा यही टारगेट रहेगा कि हम आपको तैयारी कराएं, डेली प्रैक्टिस कराएं, जिससे आपका स्कोर अच्छा हो जाए। इसके लिए हमारी क्लासेस भी चल रही हैं। टेलीग्राम पे हमने मात्र 250 रुपये में सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर की क्विज स्टार्ट की है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदी साहित्य के हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं। डेली वहाँ पे यूनिट वाइज आपका अभ्यास कराया जाता है। तो फ्रेंड, ये था आज आपका पूरा सिलेबस जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। बुक्स के बारे में मैं बता दूँ तो मैंने जो फॉलो की है KVS मदान और अरिहंत की बुक, ठीक है, KVS मदान और अरिहंत की। और भी बाकी अभी नई नई बुक्स आ रही हैं, दृष्टि की बुक बहुत अच्छी आ रही है, ट्रूमैन की बुक आ रही है, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं और अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ यह जो आपकी 15 से 16 मिनट की जो क्लास बनी है, इसमें जो चीज़ें मैंने बताई हैं UGC नेट JRF के बारे में, हो सकता है कुछ चीज़ें छूट भी गई हों, क्योंकि इतना आसान नहीं है जैसे बताते हैं, लेकिन हम जो प्लान बनाते हैं उसको सक्सेस करने के लिए आपको फर्स्ट पेपर के लिए मैं लास्ट में टाइम भी बता दूं तो लगभग आपको डेली जो है फर्स्ट पेपर 2 से ढाई घंटे देना है डेली। जब आप 2 से ढाई घंटे देंगे और एक पूरा ना पढ़ के एक यूनिट को पढ़िए। एक यूनिट में जैसे आपने आज एक टॉपिक उठाया और एक यूनिट में आपने समझा कि शिक्षण अवधारणाएं क्या हैं, ठीक है, फिर आपने उठाया कि शिक्षण की उद्देश्य क्या है, शिक्षण का स्तर क्या है, शिक्षण का मूल्यांकन क्या है। तो इस तरीके से जब एक यूनिट करके आप पढ़ेंगे तो मुझे लगता है आसान हो जाएगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जितना ज़्यादा हल करेंगे उतना अच्छा आपका बेहतर परिणाम रहेगा। ओके फ्रेंड, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लास पसंद आएगी और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके, यहाँ पे आपको अब ये कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी। आज जो मैंने ये यहाँ पे थंबनेल बनाया है, इसी टाइप से थंबनेल पे आपको हमारी क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोगों जो है बेनिफिट लीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। ओके, मिलते हैं जल्द ही एक नई क्लास के लिए को लेकर। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।